देखिए एक क्वेश्चन आपके पास जो गया है 2002 का क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया है, दिख रहा है, मिला। अगर आप लोग रूल्स पढ़ लिए होगे अच्छे से घर में, एक बार हम लोग लास्ट डे डिस्कस कर चुके थे, एक एक पॉइंट करके डिस्कस किए थे, है ना। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होगे रूल तो आपकी समस्या बहुत कम होगी सम्स करने के समय में। लेकिन अगर घर में बिल्कुल भी नहीं देखते होगे तो फिर यहाँ पर भी आप टुकुर टुकुर देखोगे और मेरी बात सुनोगे कि बोल क्या रहा है और कर कैसे रहा है सम्स, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आदत डालिए कि जब कोई चैप्टर पढ़ाया जाए, उसके बारे में डिस्कशन हो जाए, उसके रूल्स बताए जाएं, सम्स करने का तरीका, इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया जाए, तो उसको घर में जाकर एक बार 10 मिनट के लिए भी कम से कम देख लीजिएगा, समझे। अभी हम लोग इस सम्स को पहले पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। अगर मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सम्स पढ़ने के समय में भी एक एक पॉइंट जो मैंने लिखवाया था रूल्स में, मैं उसको रिपीट करता रहूँगा, आप लोग थोड़ा उसको मेमोराइज करते रहिएगा, समझे। सम्स पढ़ने के समय भी मैं वो बातें बताता रहूँगा, सुनते रहिएगा, जिससे सॉल्यूशन करने के समय फिर आपके मन में कम से कम डाउट हो सके, ठीक है। ओके, देखिए सम्स एक बार पढ़ रहे हैं। फ्रॉम द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ग्रीन पार्क क्रिकेट क्लब, मिला। ग्रीन पार्क क्रिकेट क्लब, हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको सम्स मिलेगा वो जनरली किसका मिलेगा? हॉस्पिटल का, स्कूल का, लाइब्रेरी का, क्लब का, समझ रहे हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक दिया हुआ है और बोला है यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2014। हम लोगों के पास एक रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है और अपने को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ध्यान रखिएगा, बहुत कॉमन बात है, जब भी आप लोग सम्स करोगे ना, आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा। अगर वो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट दिया है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो क्या बनाने के लिए बोलेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट से ही हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। और अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया तो ज़्यादा चांसेस है क्या पूछेगा? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, ठीक है। तो अभी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ रिसीप्ट साइड में क्या क्या दिया है। सबसे पहले लिखा है टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है किसका? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अब मैं आपको एक बार पॉइंट याद दिलाऊं जो मैंने लिखवाया था, 10-11 पॉइंट थे रूल्स के, है ना। उसमें एक पॉइंट ये भी था कि ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस और क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस को हम लोग यहाँ पर शो नहीं करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करते हैं। उसको देखिएगा मत, बाद में देखिएगा, वो घर का काम है, समझे। यहाँ पर आप सुनिए हमारी बात से, ठीक है। आपने नहीं देखा है तो एक बार सुनो, ध्यान में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन तो हमारा इनकम है, इसको दिखाएंगे हम लोग। और उसके बाद है टू इंट्रेंस फीस। अब इंट्रेंस फीस के ऊपर भी आपको एक पॉइंट लिखवाया गया था, शायद किसी को याद आ जाए। एडमिशन फीस, इंट्रेंस फीस, है ना, डोनेशन, इन सब के लिए लिखा हुआ था कि अगर ये कैपिटल नेचर का दिया रहेगा तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको नहीं दिखाएंगे, और अगर ये रिवेन्यू नेचर का दिया रहेगा तो हम लोग इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। आपके मन में तुरंत अभी क्वेश्चन आएगा कि ये यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है कि कैपिटल है कि रिवेन्यू, समझ रहे हैं। तो सम सभी बाकी है, लास्ट तक पढ़ेंगे, शायद बीच में कुछ बताते इसके बारे में। क्लियर है बात? अब पेमेंट साइड देखिए। पेमेंट साइड में है बाई सैलरी, ठीक है, इसको हम लोग शो करेंगे। क्यों शो करेंगे? क्योंकि आपको एक पॉइंट लिखवाया गया था, याद होगा, कि जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा, रेवेन्यू एक्सपेंस किसको बोला गया था? वो एक्सपेंस जिसकी बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर मिल जाए, समझ रहे हैं। तो जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंस होंगे वो सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाए जाएंगे, जो कि 12 महीने का या उससे कम का हो। तो सैलरी दिखाएंगे, रेवेन्यू है, रेंट भी दिखाएंगे। इक्विपमेंट नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे इक्विपमेंट? क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा का आइटम है, और जो भी आइटम 1 साल से ज़्यादा का हो जाता है वो हम लोगों का हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हम लोगों का रूल क्या था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे नहीं।
ठीक है। इसके बाद स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस शो करेंगे, रेमुनरेशन टू कोच ये भी दिखाएंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस है वो भी दिखा रहे हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है उसको भी दिखाएंगे, और इसके बाद फिर है बाई बैलेंस सीडी, और बाई बैलेंस सीडी हम लोगों का कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया नहीं जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट जो मैं बार बार बोलता हूँ कि ये यहाँ पर दिखाया नहीं जाएगा, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो आपको वो लाइन भूलनी नहीं है जो आपको लास्ट डे बताया गया था। क्या कि अगर कोई आइटम कैपिटल नेचर का है और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा। वो कहाँ रिकॉर्ड होता है? बैलेंस शीट। समझ रहे हैं? तो इस सम्स में बैलेंस शीट तो बनाने के लिए बोला ही नहीं है, तो अपने उसको कुछ भी करेंगे नहीं। अगर वो बोलता कि बैलेंस शीट भी बनाना है, तो जो जो कैपिटल नेचर का आइटम हम लोग यहाँ पर छोड़कर जा रहे थे, वो सारे आइटम कहाँ दिखाए जाते हैं? हम लोगों के बैलेंस शीट। क्लियर है? अब देखिए आगे इंफॉर्मेशन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो अवेलेबल। कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसमें दो डेट है, एक डेट है आपका 31 दिसंबर 2013 का दिख रहा है आपको, और एक डेट है 31 दिसंबर 2014 का। तो जो लास्ट ईयर का डेट है, लास्ट ईयर का, वो लास्ट ईयर के बैलेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो इस साल के क्लोजिंग का डेट है वो इस साल के बैलेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक और पॉइंट याद दिला दूं, जो आपके 11 पॉइंट के रूल में था। क्या कि लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का कोई भी आइटम अगर हमको मिलेगा तो हमारे रेलेवेंट आइटम के साथ लेस किया जाएगा, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का। और करंट ईयर का कोई भी बैलेंस अगर अपने को मिलेगा तो वो हमारे रेलेवेंट आइटम के साथ ऐड किया जाएगा। जैसे आप बैलेंस पढ़कर देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिखा, लास्ट ईयर का भी है, इस साल का भी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर का भी बैलेंस है, इस साल का भी है। आउटस्टैंडिंग रेंट, लास्ट ईयर का भी बैलेंस है, इस साल का भी बैलेंस है। एडवांस सैलरी और इक्विपमेंट, इन दोनों में भी लास्ट ईयर का बैलेंस है और इस साल का बैलेंस है, दिख रहा है। इसके बाद देखिए नीचे की लाइन मेंशन कर रहा है 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, दिखा, मतलब वो बता दिया कि 60% जो है एंट्रेंस फीस का वो कैपिटल नेचर का है। तो रेवेन्यू नेचर का कितना होगा? 40%। 100 मान के ही चलते हैं ना किसी चीज को, क्यों अक्षर? किसी भी चीज को तो 100 मान के चलते हैं। अब बोल दिया 60% कैपिटल नेचर का है, तो 40% क्या होगा? रेवेन्यू नेचर का। तो जो 40% वाला पार्ट है वो हम लोग क्या करेंगे? अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। क्लियर है? उसके बाद देखिए क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट फॉर ₹280 हैज नॉट बीन इंटर्ड इन द कैश बुक। 280 रुपए का एक हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट था, वो हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया है। ठीक है, तो ये हम लोगों का सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये रिवेन्यू नेचर का है, तो इसको भी हम लोग रिसीप्ट में दिखाना चाहिए था, उसने दिखाया नहीं है, लेकिन ये हमारा इनकम है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इनकम साइड में दिखा देंगे। और इसके बाद लिखा है, लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, an old equipment written down value 8,000 was exchanged at an agreed price of ₹5,000। देखा, 8,000 का हम लोगों के पास एक इक्विपमेंट था, उसको हम लोगों ने एक्सचेंज किया है, और हम लोगों को एक्सचेंज करके उसका वैल्यू कितना मिल रहा है पता है? 5,000 रुपए। आपके पास कोई 8,000 की एसेट है, आप उसको एक्सचेंज कर रहे हो। एक्सचेंज होता है ना कि पुराना दो नया लो, तो उस समय 8,000 की जो आपकी एसेट थी उसका वैल्यू फिक्स किया गया कितना? 5,000। दिख रहा है? तो ये लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है? हमारे 8,000 की चीज अगर 5,000 की वैल्यू में एक्सचेंज हो रही है तो हम लोगों को एक तरीके का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 3,000 का। ये लॉस भी हम लोगों को रिकॉर्ड करना होगा। और लास्ट लाइन क्या है? फॉर एन न्यू इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹15,000, मतलब जो एक्सचेंज हो रहा है उसमें हम लोग 8,000 का इक्विपमेंट दे रहे हैं जिसका वैल्यू कितना बताया है? 5,000, और उसके बदले एक नया एसेट हम लोग नया इक्विपमेंट ले रहे हैं। जो नया इक्विपमेंट हम लोगों को मिल रहा है 15,000, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15,000। ठीक है, अब ये सारे इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इक्विपमेंट के ऊपर हम लोगों का डेप्रिसिएशन कितने का हुआ है। इसको हम करके दिखाएंगे आपको वर्किंग में,
तो मैटर थोड़ा और क्लियर होगा, समझे। अभी एक काम करता हूं, मैं सम्स को पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता हूं, आप लोग पहले पूरा देख लीजिए बनाते हुए। जब मेरा पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिएगा। बीच में जो जो आइटम पूछेंगे वो बताते रहिएगा और साथ ही साथ कोई कैलकुलेशन हो प्लस माइनस की, वो कैलकुलेशन भी करते रहिएगा, ठीक है। ओके, देखना यहाँ किस ईयर का क्वेश्चन है। ये हम लोगों के यूनिवर्सिटी एग्जाम 2002 में आया है, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। 2002 में आया है तो लिख दिए। इन द बुक्स ऑफ लिखूंगा मैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सही है। इन द बुक्स ऑफ, नाम क्या दिया है, ग्रीन पार्क क्रिकेट क्लब, ग्रीन पार्क क्रिकेट क्लब। DRCR करके फॉर्मेट होता है भाई, फॉर द ईयर इंडेड भी लिखा जाता है, समझ रहे हैं। जो पूरी फॉर्मेलिटीज है अकाउंट्स के फॉर्मेट की वो आपको करनी होगी, फॉर द ईयर इंडेड। ऐसा तो कुछ मैं बोल नहीं रहा हूं जिसमें मुस्कुराहट आए आपको, थोड़ा फोकस करके देख लीजिए। फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर है शायद, और 2014 इस साल का डेट दिया हुआ है, ठीक है। CR थोड़ा यहाँ लिखते रहे। पार्टिकुलर्स नहीं लिखते हैं, देखिए पार्टिकुलर्स लिखने का आदत है लेकिन पार्टिकुलर्स नहीं लिखा जाता। इसमें क्या लिखा जाता है, डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं एक्सपेंडिचर, है ना। जनरली क्या है कि कोई भी अकाउंट बनता है उसमें पार्टिकुलर्स लिख दिया जाता है तो आदत बना रहता है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, फोकस करके लिखेंगे। एक्सपेंडिचर रहेगा, डिटेल्स है और अमाउंट। डिटेल में हम लोग अपना जोड़ घटाव कर लेंगे और इस साइड में हम लोग लिखते हैं इनकम एंड गेन। इधर भी रहेगा डिटेल्स और अमाउंट, ठीक है। ये फुल फॉर्मेट आप लोग अपना कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे ना सम्स, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट से करेंगे, ठीक है। सम्स पे फोकस कीजिए। मैंने कहा है कि अभी लिखिए मत, कोई फायदा नहीं होगा, आधी चीजें समझ में आएगी आधी चीजें नहीं आएंगी, तो एक बार फोकस करके देख लीजिए। जब पूरा समझ में आ जाए चीज तो उसके बाद नोट कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। ओके, हम लोग जब भी सम से स्टार्ट करेंगे ना, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट मतलब जो नीचे की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आप देखो जहां से आपका बैलेंस दिया हुआ है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन और ऑल्सो अवेलेबल, दिखा, वहां से देखिएगा बैलेंसेस। लास्ट ईयर का बैलेंस दिया और करेंट ईयर का दिया है। सबसे पहला बैलेंस है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दिखा। तो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट रहे ना बैलेंस वगैरह, वहां से हम लोग सम से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहला आइटम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा सब्सक्रिप्शन का बैलेंस ऊपर कितना दिया हुआ था रिसीप्ट एंड पेमेंट में, बाय सब्सक्रिप्शन, हाँ ओके 24,500। इसी में हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे सारा। सबसे पहले लिखा एडवांस, इस साल का एडवांस क्या होगा, ऐड। अच्छा, एडवांस वाले में ज्यादातर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। लास्ट ईयर के डेट में जो एडवांस लिखा है, लास्ट ईयर के डेट में जो एडवांस लिखा है वो लास्ट ईयर का नहीं होगा, वो किस साल का होगा, वो इस साल का। समझ रहे हैं इस बात को। 2013 में अगर कोई पर्सन एडवांस दे
तो वो तो सामने वाले साल का हो जाएगा ना। किस साल का? 2014 का। इसलिए जो पिछले साल का बैलेंस है ना 1400, वो हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या बोलकर? एडवांस फॉर 2014। कितना रुपया है? 1400 का। ठीक है, चलो एक एक करके स्टेप वाइज ही करेंगे। तो ये जोड़कर कितना आ जाएगा आपका? 25,900 है ना। अब इसमें हम लोग लेस करेंगे एडवांस फॉर 2015, क्योंकि इस साल जो एडवांस दिया है 2014 के क्लोजिंग में देखिएगा जाकर कितने का है? 2700 का। ये जो एडवांस होगा ये किस साल का होगा? नेक्स्ट ईयर का। तो हम लोग लेस कर रहे हैं इसको, नेक्स्ट ईयर के आइटम को 2700 और माइनस करके आ रहा है 23,200। ठीक है, आराम से बोले, कोई जल्दीबाजी नहीं है, समझ रहा है। जो बोर होगा सो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलना आराम से, स्टेप बाइज, चीज क्लियर होनी चाहिए। गलत बोल रहे हैं क्या? अब जैसे तुम तेज हो, तुम फटाफट समझ लोगे, फटाफट कर लोगे। कोई कमजोर विद्यार्थी भी तो हो सकता है कि नहीं? तो चलेंगे कैसे? आराम से, और कोई भागा दौड़ी नहीं है मेरी जिंदगी में। ठीक है, तो ये हम एक एडजस्टमेंट किए। और सुन लेना, एडवांस वाले में ही कुछ कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, जो कि एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है कि पिछले साल जो बैलेंस है ना वो पिछले साल का नहीं होगा, वो इस साल का एडवांस होगा। और इस साल जो एडवांस दिया है वो इस साल का नहीं होगा। एडवांस का मतलब ही होता है सामने वाले का, समझ रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग ये कर लिए। अब आउटस्टैंडिंग जो दिया है उसको हम लोग एज यूजुअल करेंगे। जैसे आप उसी के नीचे देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, दिखा। तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना वो हम लोग ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर 2014, इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है। और इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना बैलेंस दिया है? 3200, दिखा। जो इस साल का है वही, उसमें कोई खेल आपको नहीं करना है, कोई आगे पीछे नहीं सोचना है। जो इस साल का बैलेंस है वो इस साल का है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग शॉर्ट में लिख दिए हैं, ऐड करेंगे तो आएगा 26,400 और लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर 2013, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग दिया हम लोगों का 2100 रुपया, दिखा। 24,000। अब ये फिगर फाइनल हो गया, मैंने आपको इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, तो अब इसको बाहर दिखा देंगे। 24,300 आ गया फाइनल बैलेंस। क्लियर है? तो सब्सक्रिप्शन के साथ में इतना हम लोगों का एडजस्टमेंट है। और सुनो, जल्दी जल्दी हड़बड़ा रहे हो, सुनो पहले। कभी कभी क्या होता है, अभी तो पैटर्न आएगा ही आप लोगों के एग्जाम का। कभी कभी क्या होता था पहले ना, 8-10 एडजस्टमेंट खाली सब्सक्रिप्शन के ऊपर दे देता था, समझे, और अलग से क्वेश्चन ही बना देता था 5 नंबर का। मैंने आपको पूरा सम्स नहीं करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट, सिर्फ 8-10 एडजस्टमेंट दे दिया। किसके ऊपर? सब्सक्रिप्शन के ऊपर। ये फलाना साल का, ये फलाना साल का, ये इस साल का, ये इस साल का, ये आउटस्टैंडिंग, ये एडवांस है, ऐसे वैसे 8-10 एडजस्टमेंट दे दिया और बोला कि सब्सक्रिप्शन का फाइनल बैलेंस निकाल कर दिखाओ कि वो कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा। समझ रहे हैं? तो उस समय हम लोग ये पूरा अकाउंट नहीं बनाते, सिर्फ एक पार्टिकुलर अमाउंट का कॉलम बनाते हैं और सब्सक्रिप्शन का सारा एडजस्टमेंट जोड़ घटाव करके फाइनल फिगर फाइंड आउट करते हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए जब आप बड़े सम्स करो तो उसमें पूरी चीज को क्लियर रखो कि अगर उसमें से उठाकर कोई पार्ट अलग से दे दे तो उस समय आपको हाहा दिया नहीं मचाना है कि ये कैसा दे दिया, हम लोग तो वैसे करके आए थे पूरा सम्स। रिलैक्स होकर सोचिए कि ये क्या किया है, पूरा सम्स नहीं दिया, उसका एक पार्ट दे दिया है। समझ रहे हैं? और उस तरीके के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, करा दूंगा यहीं पे। आपको अभी सिर्फ क्या रखना है, ध्यान रखना है चीजों को। क्लियर है? अब देखिए अगला एडजस्टमेंट है हम लोगों का इंफॉर्मेशन में, आउटस्टैंडिंग रेंट, दिखा। तो रेंट तो हमारा पेमेंट का आइटम है ना, तो आप पेमेंट में देखिए आपको रेंट मिलेगा 3600 का, दिखा। वो एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, टू रेंट 3600 ऐड।
आउटस्टैंडिंग फॉर 2014 हम लोग का करंट ईयर है, कितना दिया है? हाँ, 2014 का है 300 और 2013 का है 600। तो 300 ऐड होगा करंट ईयर का 3900 और 600 लेस होगा लास्ट ईयर का, तो 3300 हम लोग का फाइनल फिगर बाहर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा आउट एडवांस सैलरी दिया हुआ है, तो सैलरी आप देखिएगा आपका पेमेंट में मिलेगा आपको कितने का है? 2 सैलरीज 2100 और इसमें एडवांस है, एडवांस फॉर 2014 इस साल का। एडवांस के बारे में वैसे ही सोचेंगे कि जो पिछले साल का फिगर होगा वो इस साल का एडवांस होगा। पिछले साल का कितना दिया है? 1200। तो 1200 हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे और लेस करेंगे एडवांस फॉर 2015 कितना दिया है? 900। 24 फाइनल फिगर बाहर। क्लियर है? और देखिए क्या एडजस्टमेंट है, इक्विपमेंट का एडजस्टमेंट आ गया भाई, आ गया ना। तो इक्विपमेंट हम लोग एडजस्टमेंट पढ़े थे, उसमें एक तो अपने को मिला था कि मेरा 8000 की चीज एक्सचेंज हुई है कितने दाम लगाकर? 5000। तो 3000 का तो यही लॉस दिख रहा है, तो वो एक लाइन का है, इसलिए मैं उसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ कि टू लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ इक्विपमेंट। 8000 की मेरी चीज थी और मेरे को मिल रही है एक्सचेंज में कितना? उसका 5000। तो ये तो 3000 का लॉस यहीं दिखा दिए। और एक दूसरी बात मैंने कही थी कि इस पर डेप्रिसिएशन भी होगा कुछ एडजस्टमेंट करके। और सुनिए, आपको अगर बात नहीं समझ में आती तो आप प्रैक्टिकली सोचिएगा, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। समझे? मैं यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ। जब आपका सम्स कंप्लीट हो जाएगा तब आप इसको लिखिएगा वर्किंग नोट 1 बोलकर, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट दिख रहा है? सिंपल सोचो, आपके पास ओपनिंग बैलेंस में कुछ इक्विपमेंट होगा, ठीक है? सोचना मन में, ओपनिंग बैलेंस में कुछ होगा। आपने क्या किया था, उसमें से कुछ सेल कर दिया था। नीचे लिखा था ना कि 8000 का रिटर्न डाउन का वैल्यू का चीज हम लोग सेल कर रहे हैं, सेल कर दिया तो माइनस होगा। इतना तो सिंपल कॉन्सेप्ट किसी के पास भी होता है कि मेरे पास जितना है उसमें से हम बेचें तो माइनस होगा, खरीदें तो प्लस होगा। और हम लोगों ने कुछ खरीदा भी तो परचेज किए तो प्लस होगा। और हमारे पास एक क्लोजिंग बैलेंस भी बचा हुआ है, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या कर रहे हैं? लेस। अब जरा आप लोग सम्स देखकर बताइए, ओपनिंग बैलेंस इक्विपमेंट का कितना है पिछले साल का? 18000। इसमें से आपने 8000 का एक्सचेंज के लिए बेच दिया, ठीक है? जितने वैल्यू का दिए हो उतना माइनस करोगे। और जब आप एक्सचेंज किए तो आपको 15000 का इक्विपमेंट मिला, मतलब 15000 का नया आया हमारे पास, परचेज बोल सकते हैं उसको। नीचे की लाइन पूरी पढ़ लीजिएगा, सबसे लास्ट लाइन में यही लिखा था कि जो हम लोग एक्सचेंज किए हैं उसमें 15000 का इक्विपमेंट आया है, दिखा? और क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है? 23, है ना? इसको एडजस्ट करके देखिए, आपको वैल्यू मिल रहा है 10, 15, 25, 23, 2। आया क्या? कितना आया? 2000 आया। ये 2000 इंडिकेट करेगा कि हमारा डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट के ऊपर हुआ है, कितने का? 2000। मैं फिर से बताता हूँ, सुनो, डाउट हुआ हो तो। 18 का तुम्हारे पास था शुरू में, 8 का तुमने बेच दिया, तो आपके पास कितना बच गया? 10,000। 15000 का और खरीद लिए,
तो 10,000 और 15,000 कितने का हो गया? 25,000। तो तुम्हारे पास तो 25,000 का एसेट होना चाहिए ना भाई, लेकिन वो बैलेंस में दिखा रहा है कि नहीं, अब तुम्हारे पास कितने का एसेट बचा हुआ है लास्ट में? 23,000 का। तो 2,000 और कम क्यों हुआ? तो किसी भी एसेट के कम होने का दो ही कारण होता है, या तो वो बेचा गया होगा और या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ होगा, मतलब उसकी वैल्यू घटी होगी। तो बेचने वाला प्रोग्राम तो सम से बता दिया कि इतना इतना का बेचें, तो क्लियर है। तो अब जो 2,000 घटा वो किसके लिए घटा होगा? डेप्रिसिएशन। समझ रहे हैं? किसी भी फिक्स एसेट्स के घटने का मुख्य रूप से दो कारण होता है। पहला कारण, या तो बेचा गया होगा, तो बेचने वाला तो पूरा हिसाब बता दिया सम्स में, और दूसरा कारण उसकी वैल्यू घटी होगी ड्यू टू डेप्रिसिएशन। तो जब पहला कारण हमको पता है तो अब जो घटा वो दूसरे कारण से घटा होगा, और दूसरा कारण क्या है? डेप्रिसिएशन। इसलिए हम लोगों का ये बैलेंस जो आ रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि 2,000 का डेप्रिसिएशन हुआ। ठीक है, और डेप्रिसिएशन भी साल भर का होता है भाई, इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे? रेवेन्यू है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। ठीक है, और ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा नोट नंबर 1 कितने का निकला? 2,000 का, जिससे पता रहे कि नोट नंबर 1 में हमने ये 2,000 कैलकुलेट करके दिखाया है। क्लियर है? अब देखिए और एडजस्टमेंट में क्या था। आराम से भाई, आराम से, बैठे बैठे भी गिरते पड़ते रहते हो, बताओ। देखिए और एडजस्टमेंट में क्या था, एक था इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, याद आया? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट कितने का दिया हुआ है? 280 रुपए का। ये तो मेरे को मिलने वाला है ना, तो मिलने वाला है तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अभी ड्यू है एक्चुअली, लेकिन इनकम तो है हमारा, इसलिए हम लोग इसको इनकम साइड में दिखाएंगे। मैं फिर से बोल दूं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहते ही हैं कि आप बोल दो कि बाबू अभी मत लिखो, कर लूंगा तब लिखना, लेकिन कुछ लोग कसम खा के बैठते हैं, मजाल है आपकी बात हम मान लेंगे, क्यों मानेंगे? समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए क्या है, वो लोग मेरी बात नहीं सुनने होंगे, तो मैं इसके लिए दोबारा बोल देता हूँ, कोई बात नहीं, उनकी गलती भी नहीं है कि नहीं? तो मैं उनके लिए दोबारा बोल दूं भाई, क्या बोला मैंने? ये जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है ये कैश बुक में नहीं दिखाया। प्रश्न उठेगा क्यों नहीं दिखाया? तो आंसर मिलेगा क्योंकि वो इंटरेस्ट अभी तक मिला नहीं है, वो ड्यू है, एक्रूड है। समझ रहे हैं? और कैश बुक में तब आता जब वो मिल जाता, तो कैश बुक में नहीं दिखाया, सही बात है, लेकिन इनकम तो मेरा है, आपका बैंक में जो पैसा जमा है उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, मिलने वाला है, तो वो क्या होगा? आपका इनकम तो होगा। तो भले वो कैश बुक में नहीं दिखाया, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब बनाएंगे तो इनकम साइड में हम लोग उसको दिखाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं एक्रूड इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट ही है ना वर्ड, कितने का? 280 दिखा, लास्ट लाइन का एडजस्टमेंट है, एकदम मिला। और उसी पैराग्राफ में देखिएगा आपको और एक एडजस्टमेंट मिला था कि 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। तो उस समय मैंने क्या कहा था सम्स पढ़ते समय कि जब 60% कैपिटल नेचर का है तो 40% रिवेन्यू नेचर का होगा। तो रिवेन्यू नेचर वाला यहाँ पर दिखाया जाएगा, क्या बोलकर? बाय एंट्रेंस फीस। कितना था ऊपर में? एंट्रेंस फीस था 3,000। 3,000 का हम 40% ही दिखाएंगे, सिर्फ 3,000 इंटू 40% जो रिवेन्यू पार्ट है 1,200। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो एडजस्टमेंट वाले सारे हो गए, आप देख रहे हो सारा बैलेंस का हो गया ना, सब्सक्रिप्शन, रेंट, सैलरी, इक्विपमेंट, एंट्रेंस फीस, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट। क्लियर है? अब ऊपर के जो आइटम है वो हम लोग एक एक करके पुट करते हैं। तो सबसे पहले रिसिप्ट वाला देखो, रिसिप्ट में जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस था वो तो दिखाया नहीं जाएगा, हटा दीजिए। बाकी जो दो आइटम था वो हम लोग दिखाई दिए, एंट्रेंस फीस और सब्सक्रिप्शन, हो गया। अब पेमेंट में आइए,
पेमेंट में सबसे पहला आइटम क्या लिखा हुआ है? सैलरी, दिखा चुके हैं। रेंट है, वो भी दिखा चुके हैं। इक्विपमेंट तो दिखाया नहीं जाएगा, कैपिटल नेचर का है, उसका डेप्रिसिएशन या लॉस आएगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी दिखा चुके हैं। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है 4700 का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितने का है? ओके, रेमुनरेशन टू कोच 4000 का है। सन्ड्री एक्सपेंसेस 1100। हाँ, ये भी रेवेन्यू है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने का है? 800 का है, ठीक है। ये सारे खर्चे दिखा दिए। अब आपको करना है कि इधर का टोटल और ये सारा माइनस। ये दिख रहा है कि फिगर इधर ज्यादा है, दिखा? ऐसा जरूरी नहीं है कि इधर का ही पहले टोटल होगा, उधर का भी हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, पिक्चर देखकर एक आइडिया क्रिएट कर लेते हैं कि किधर ज्यादा है, उधर का ही टोटल होगा। इधर मेरा ज्यादा लग रहा है, तो इसी को मैं टोटल करूंगा। पहले टोटल करके यहाँ लिख दूंगा और ठीक इसके सामने इधर में भी टोटल कर दूंगा। 25,780 और इधर भी लिख दूंगा 25,780 और ये सारा माइनस होगा इसमें से। ये 1100। ये आपने बहुत अच्छा काम किया भाई कि आपने उसको नोटिस किया। सन्ड्री एक्सपेंसेस 1100 है ना। एक्सेस ऑफ इनकम कितना बैलेंस बच रहा है? 4,000। आराम से। एक्चुअली होता क्या है ना, एक पर्सन अगर फोकस करके करे तो वो सही करेगा। मिली जुली काम होती है, समझ रहे हैं? दो लोग मिल के कर रहे हैं, उसमें दिक्कतें ज्यादा आ जाती है। इधर तो सही है, मैंने देख लिया जोड़कर। चार 4,480। हाँ, 4,480 आ रहा है हम लोगों का बैलेंस। सुनिएगा, डेबिट साइड में अगर बैलेंस हो, आपको जो पॉइंट लिखवाई गई थी ना 11, उसमें बाकायदा ये भी बात लिखी हुई थी कि फाइनली हम लोग दोनों साइड टोटल करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस इन द डेबिट साइड, डेबिट साइड में अगर बैलेंस बचेगा रिप्रेजेंट सरप्लस, एंड बैलेंस इन द क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट डेफिसिट। बोला गया था। यहाँ पर हम लोगों के डेबिट साइड में बैलेंस आया है, तो हम लोग इस बैलेंस को क्या नाम दे दिए? सरप्लस। और बाकायदा नीचे लिखोगे पूरा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम हमारा ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और ये पैसा ट्रांसफर कहाँ होगा? ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। जैसे हम लोग प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ देते हैं ना, वैसे ही सरप्लस को भी हम लोग कैपिटल में जोड़ देते हैं। क्लियर है?
अभी जैसे आपकी पूरी चीज क्लियर हो गई होगी, तब आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद भी अगर मन में कोई डाउट आ जाएगा तो आप एक बार कंप्लीटली पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद जो डाउट रहेगा फिर से आप एक बार पूछ लीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।